चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की खास खबरों की और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना हेल्थ बुलेटिन की। प्रदेश भर में यानी छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 15,274 नए मरीजों की पहचान हुई है और दूसरी तरफ 14,376 मरीज ठीक होकर स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। 266 मरीजों की इलाज के दौरान प्रदेश भर में मौत हुई। रायपुर से 1,102, दुर्ग से 931, कबीरधाम से 435, बेमेतरा से 303, धमतरी से 450 और प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से जो संक्रमितों के आंकड़े आए हैं वो आंकड़े आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि लगातार संक्रमण अभी थमा नहीं है, बढ़ रहा है। चेन तोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुकाबले छत्तीसगढ़ की स्थिति थोड़ी खराब है, क्योंकि लगातार बीते कई दिनों से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से जो संक्रमितों के आंकड़े आ रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार प्रदेश भर से आंकड़े 13,000 तो 14,000 के ऊपर आ रहे हैं। हालांकि इन आंकड़ों को कम करना सरकार की कोशिश है और सख्ती भी की है सरकार ने, बावजूद इसके आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ खुद प्रदेश के मुखिया यानी भूपेश बघेल मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार स्वास्थ्य अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकारियों से जानकारी मांगी और दूसरी तरफ हेल्थ वर्कर्स, एएनएम और मितानिनों से चर्चा भी की। बता दें आपको, गांव में कोरोना के हालातों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही बात की। कोरोना दवा किट के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। घर घर जाकर लोगों को समझाइश देने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो तत्काल जांच करवाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारी भी मौजूद थे। कोरोना के लिहाज से छत्तीसगढ़ में राहत की एक अच्छी खबर है। पूरे अप्रैल में सबसे ज्यादा कोरोना केस वाले रायपुर के अस्पतालों में अब ऑक्सीजन सपोर्ट वाले 53% से अधिक बेड खाली हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। देश के बड़े शहरों में जहां कोरोना मरीजों को बेड के लिए भटकना पड़ रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के हालात कहीं बेहतर हैं। शहर में मरीजों के लिए सरप्लस बेड मौजूद है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। शहर में कोरोना संक्रमण के बचाव और इलाज की स्थिति पहले से कहीं बेहतर है। रायपुर में सामान्य बेड 988 हैं, जिसमें 767 बेड खाली हैं। ऑक्सीजन बेड 2170 हैं, जिसमें 1150 बेड खाली है। 584 एचयूडी बेड में से 333 खाली है। वहीं आईयूडी बेड 1024 में से 374 बेड खाली है। ये जानकारी वेबसाइट cgcovidjansahayata.com पर उपलब्ध कराई गई है, जो लगातार अपडेट की जाती है। 4-5 राज्य हैं, उसमें हमारा नंबर है। जो बेहतर हमारे यहाँ व्यवस्था है, चाहे टेस्टिंग कहिए चाहे वैक्सीनेशन की कहिए। आप रिकॉर्ड देखिए, ये बात सही है कि हमारे यहाँ कोरोना बढ़ा है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अप्रैल महीने में मृत्यु दर बढ़ी है, इसे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उसमें हमारी कोई कमी नहीं है। टेस्टिंग देखिए, आज 40,000 प्रतिदिन टेस्टिंग हो रहा है। कितने राज्य में ऐसे टेस्टिंग हो रहा है? दूसरा, वैक्सीनेशन आज 3 लाख से अधिक, वो 4 लाख देते हैं, हमारी क्षमता 4 लाख की है। तो अभी कल के तारीख तक के 33,61,000 वैक्सीन हम लगा चुके हैं। आज 3 लाख और जोड़ दीजिए, 36 लाख से ऊपर हो गया। 2 करोड़ 80 लाख जो जनसंख्या है उसके हिसाब से करें तो 12% से ऊपर आ रहा है। अगर निजी अस्पतालों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 425 सरकारी प्राइवेट कोरोना अस्पतालों और केयर सेंटर में रविवार देर शाम की स्थिति में कुल
30,998 बिस्तरों में से 13,999 बिस्तर खाली है। रायपुर में रिकवरी रेट 91% से अधिक है। राजधानी में 90% से ज्यादा मरीज घर में ही स्वस्थ हो रहे हैं। होम आइसोलेशन में मरीजों के ठीक होने की संख्या अस्पतालों के मरीजों से ज्यादा है। कुल मिलाकर कोरोना से छत्तीसगढ़ बेहतर ढंग से जंग लड़ रहा है। प्रदेश में अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तरों की स्थिति में अब बड़ा सुधार देखा जा रहा है। बावजूद इसके वैकल्पिक तैयारियां की जा रही हैं ताकि आपात स्थिति के लिए व्यवस्था पहले से रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, रायपुर। खबर रायपुर से, जहां वैक्सीनेशन को लेकर अमित जोगी ने याचिका दायर की है और छत्तीसगढ़ में अंत्योदय कार्ड धारियों को जो प्राथमिकता दी गई है, इस पर वैक्सीनेशन अभियान में आरक्षण का अमित जोगी ने विरोध किया है। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है अमित जोगी ने और ये दलील दी है कि वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर वैक्सीनेशन होना चाहिए। अमित जोगी ने याचिका में दलील दी है कि 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों को लगने वाले वैक्सीन में आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण आधारित ये प्रक्रिया नहीं होना चाहिए, वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर वैक्सीनेशन होना चाहिए। खबर दुर्ग से, जहां कोविड जांच नेगेटिव आने पर ही अब व्यापारी अपनी दुकान खोल सकेंगे। मेडिकल स्टोर्स और होम डिलीवरी के लिए अनुमति मिलेगी। कोरोना जांच में नेगेटिव व्यापारियों को अनुमति मिलेगी। भिलाई निगम आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं। सुबह 4 बजे आकाश गंगा से सैंपलिंग की शुरुआत होगी। एक तरह से शर्त रखी है दुकानें खोलने के लिए। कोविड जांच नेगेटिव आने पर ही व्यापारी अपनी दुकान खोल सकेंगे। मेडिकल स्टोर्स और होम डिलीवरी के लिए अनुमति रहेगी। कोरोना जांच में नेगेटिव व्यापारियों को ये अनुमति मिलेगी। भिलाई निगम आयुक्त ने ये आदेश जारी किए हैं। एमबीबीएस और नर्सिंग छात्रों की ड्यूटी कोविड वार्ड में लगाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ में काम शुरू हो गया है, जहां छात्रों की ड्यूटी लगाई गई, लेकिन मानदेय को लेकर सहमति न बनने पर नर्सिंग छात्रों ने ड्यूटी नहीं की। नर्सिंग छात्रों की मांगों को लेकर उनसे बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी ने। कोविड संक्रमण के इस दौर में जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है हेल्थ स्टाफ की, और ऐसे में अलग अलग कलेक्टरों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने यहाँ के अपने जिले के सिचुएशन के हिसाब से लोगों की भर्ती करें। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि रायपुर में जो नर्सिंग कॉलेज हैं वहाँ के जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन्हें ट्रेन नर्स के रूप में, वार्ड बॉय के रूप में काम देने के लिए बुलाया गया है, लेकिन उनकी अपनी समस्या है और इसीलिए वो सारे लोग बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या उनकी बात है? अगर हमको मिलता है सारा सुविधा जो कि ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन के हिसाब से है, दिल्ली में ये जारी हो गया और वहाँ मिल भी रहे हैं, ऐसा चाहते हो? क्या क्या सुविधा चाहते हो? जो टीएनएम में लिखा हुआ है वो सब सुविधा मिलना चाहिए अपने को। उसमें लिखा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहला रहने खाने का जगह दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा एज पर जॉब, जिसमें बताया गया है 1000 पर डे दिया जाएगा, है ना, और वैक्सीनेशन दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के 2 दिन के बाद ही कोविड वार्ड में ड्यूटी दिया जाएगा, ठीक है। और इसके दौरान अगर किसी को कुछ होता है तो उनको फ्री सेवाएं मिलेगी, जितना भी कॉस्ट है। क्या ये अभी सारी चीजें पालन नहीं हो रहा है? पालन तो हो रहा है। मेन चीज़ क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हम लोग इसने बात की कि सर हमको ये चाहिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे वो काम नहीं होता है, ये विभाग है, हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करने का दिया जाता है, तो आप उसको लेटर का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होता है। आप लोग की जो मांग है उसको पूर्ति करने का यहाँ आश्वासन नहीं मिल रहा है, तो अभी क्या चाहते हो आप लोग? क्या काम करेंगे, नहीं करेंगे, क्या डिसीजन लिया? देखिए, इनका कहना है लिख के दो। अब हमको सुबह 10 बजे 10:30 बजे बुलाया गया था, 10 से 1 बज गया, कुछ नहीं हुआ। जाके बोला गया तब वो चीज़ हुआ। अब बोलते हैं लिख के दो, लिख के देंगे तो कब तक होगा ये तो हमको पता नहीं। बिल्कुल, तो बड़ी संख्या में यहाँ आप देख रहे हैं कि नर्सिंग कॉलेज के लोग पहुँचे हुए हैं। कोशिश ये थी कि इनका उपयोग कोविड के लिए जो अभी सिचुएशन है उसमें किया जाए, लेकिन इनकी अपनी मांगे हैं और उन मांगों पर जब तक सहमति नहीं बन जाती ये लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो फिलहाल जो नर्सिंग कॉलेज के लोग आए हुए थे उनकी मांगों पर कोई आश्वासन नहीं मिलने के कारण आज इनकी ड्यूटी नहीं लगी है।
जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से ये सुविधाएं मांग रहे हैं। जब उस पर आश्वासन दे दिया जाएगा उसके बाद ही ये ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए एक गतिरोध सा बना हुआ है। उम्मीद करनी चाहिए कि इनकी मांगों पर सरकार जल्द निर्णय ले और इन लोगों का उपयोग कोविड के इस सिचुएशन में किया जा सके। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। देश के 5 राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस की स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह हो गई। जो नेता अपने मॉडल को छत्तीसगढ़ में नहीं चला सके वो असम में चलाने गए थे। असम की जनता ने उनके मॉडल को नकार दिया। साथ ही कहा कि बंगाल में बीजेपी ने पहले से ज्यादा सीट जीती। जो कहावत है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कि ये इसकी यही हालत है कि खाता नहीं खोल पाए। वास्तविक में मुझे वो क्या शब्द उनके लिए बोलूं, ये भी शब्द उनके लायक नहीं है। छत्तीसगढ़ मॉडल छत्तीसगढ़ में तो फेल हो गई, असम में चलाने के लिए गए थे और इसके छत्तीसगढ़ मॉडल को असम के लोगों ने एक बार में इनको रिजेक्ट कर दिया और इनको वापस भेज दिया। सरकार नहीं बनी, लेकिन आने वाले समय के लिए एक जनता ने बड़ी जवाबदारी भाजपा के लोगों पर विश्वास किया और भाजपा के लोगों को दिया है। कुल मिलाकर के इन 5 चुनाव को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनाधार को बढ़ाया है, अपने शासन को भी बढ़ाया है और इस प्रकार के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खोने के लिए कम, पाने के लिए ज़्यादा उनके पास। रविवार को आए 5 राज्यों के नतीजे और खासतौर पर पश्चिम बंगाल के नतीजों में बीजेपी के लिए एक बड़ा सबक है। जाहिर है आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की जमकर घेराबंदी हो सकती है और इन नतीजों ने देश के बिखरे विपक्ष और क्षेत्रीय पार्टियों को प्राण वायु देने का काम किया है। खेला बंगाल में हुआ, लेकिन असर पूरे देश पर होने वाला है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे देश में भविष्य की सियासत की दिशा और दशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। इन नतीजों ने सबसे बड़ा संदेश या कहें कि सबक बीजेपी को दिया है। भारत विजय के लिए निकले बीजेपी के अश्वमेघ के घोड़े को बंगाल में ममता दीदी ने बाखूबी रोक दिया है। चुनाव जीतने की मशीन बन चुकी बीजेपी को फिलहाल अपनी हार की वजह समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि जब संवेदनाओं के ऊपर समीकरणों को तरजीह दी जाती है तब कहीं ना कहीं हकीकत से कटाव पैदा हो जाता है और ऐसा ही कुछ बीजेपी के साथ भी हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी देश में कैंपेनर के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन उन पर अति निर्भरता के चलते राज्यों में बीजेपी की लीडरशिप कमजोर होती गई है। बंगाल की ही बात करें तो मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी किसी चेहरे को सामने नहीं रख पाई। नरेंद्र मोदी निसंदेह एक बहुत बड़ा चेहरा है भाजपा के लिए, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ पे स्थानीय समीकरण काम करते हैं और परिपाटी कुछ यूँ बन गई है कि पार्टीज को अपना चेहरा मुख्यमंत्री पद का घोषित करना पड़ता है, जो भाजपा नहीं कर पाई। इसका उसको नुकसान हुआ। दूसरी बात, इस परिणाम ने बंगाल के विपक्षी दलों के लिए प्राणवायु का काम किया है। उसको लगता है कि जो शक्तिमान सरकार है नरेंद्र मोदी की, उसको कहीं न कहीं आप चैलेंज कर सकते हैं अगले लोकसभा चुनाव में। वहीं मुद्दों की बात की जाए तो इन चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों पर क्षेत्रीय आकांक्षाएं भारी पड़ी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर यह मुद्दा भारी पड़ गया। इन चुनावों में दल बदलू उम्मीदवारों को भी जनता ने जमकर नकारा। पार्टी बदलकर आए ज्यादातर प्रत्याशी चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश की बात करें तो दमोह उपचुनाव में भी यही हुआ, जहां बीजेपी राहुल लोधी के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के कारण को नहीं समझा पाई और तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी दमोह का दंगल नहीं जीत पाई। कुल मिलाकर ये नतीजे बताते हैं बीजेपी को अपने फॉर्मूले पर एक बार फिर सोचना होगा। ये भी तय है कि अब राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की घेराबंदी तेज होगी और खासतौर पर क्षेत्रीय दल इकट्ठा होकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी के सामने मजबूती से खड़ा होने की पूरी कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना को लेकर निर्देश जारी किए हैं। बाहर से आने वालों को क्वारंटीन सेंटर में रखने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी लोगों की जांच की जाए,
निर्देश न मानने वालों की सूचना अफसरों को दे। राजधानी रायपुर, बिलासपुर में मरीजों का दबाव कम हुआ है। छत्तीसगढ़ में मेडिकल ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं, बाहर से आने वालों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए, सभी की जांच की जाए। दूसरी तरफ निर्देश न मानने वाले लोगों की सूचना अफसरों को दे। राजधानी रायपुर, बिलासपुर में मरीजों का दबाव कम हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा है। बात जगदलपुर की करते हैं, जहां ऑक्सीमीटर को लेकर मारामारी मची हुई है। 500 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीमीटर 2000 रुपए तक बिक रहा है। कोरोना संकट में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई तो अब बाजार से पल्स ऑक्सीमीटर भी नदारद हो गए। जगदलपुर शहर में पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने पहुंचे लोगों को खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है, और जिन लोगों को ऑक्सीमीटर मिल भी रहा है तो कई गुना ज्यादा दामों पर। होम आइसोलेट मरीजों का कहना है कि जो ऑक्सीमीटर 400 से 500 रुपए में मिला करता था वो अब 1500 से 2000 रुपए के बीच मिल रहा है। पिछले शनिवार को कोरोना जांच के दौरान मेरी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, RT-PCR और एंटीजन। उसके बाद से लगातार स्वास्थ्य विभाग से मैं संपर्क कर रहा हूँ और उनके द्वारा ऑक्सीमीटर जैसे ज़रूरी चीज़ को अपने साथ रखने को कहा गया है। लेकिन जब मैं इसको मार्केट में पता किया तो कहीं मुझे नहीं मिला और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जिसके बाद ऑक्सीमीटर तो एक मिला, लेकिन वो उसका जो रेट था वो एक मध्यम वर्ग के परिवार से काफ़ी दूर है, क्योंकि 1500 रुपये उनका कहना था। ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए ऑक्सीमीटर होता है। ऑक्सीमीटर मार्केट में अभी बहुत ही ज़्यादा महंगा है, मतलब 3000 रुपये का ये ऑक्सीमीटर मुझे मिला है। हालांकि ये भी नहीं मिल रहा था, लेकिन इतना रेट में मुझे मजबूरन ख़रीदना पड़ा। मैं तो ख़रीद लिया, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो कैसे ख़रीदेगा? अगर उसको होम आइसोलेट होना है तो ये सारी चीज़ों को ख़रीदने में ही उसकी स्थिति ख़राब हो जाएगी। हालांकि इसका रेट पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है रेट। एकाएक पल्स ऑक्सीमीटर की बाजारों में कमी और दामों में आई तेजी पर दवा व्यापारियों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद उन्हें खुद ऑक्सीमीटर 1200 से 1400 रुपए में मिल रहा है, जिस वजह से ग्राहकों को भी ये महंगे दाम में मिल रहा है। पूर्व में ऑक्सीमीटर जो है हम लोग 500-600 रुपए में हम लोगों को आ रहा था और 700-800 रुपए तक बाजार में बिक रहा था। कोरोना की दूसरी लहर आने के पश्चात में ये ऑक्सीमीटर हमको 1200, 1300, 1400, 1500 कंपनी के हिसाब से आ रहा है, जिसकी MRP 4000-5000 रुपये है, और हम लोग अभी बाजार में इसको 1400-1500 रुपये का बेच रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की कमी से जान गंवानी पड़ रही है, तो वहीं पल्स ऑक्सीमीटर की कमी होम आइसोलेट मरीजों की टेंशन बढ़ा रहे हैं, तो उनके परिवार पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। ऐसे में सरकार और प्रशासन से उम्मीद है कि वो जरूरत की चीजों की हो रही कमी को पूरा करे, साथ ही उचित दामों पर ये सामान मरीजों तक पहुंचाए। इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाए। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। खबर जशपुर से, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। फसल की रखवाली कर रहे 3 युवकों की मौत हो गई। 4 गंभीर हालत में भर्ती हैं मरीज, जिन्हें उपचार किया जा रहा है। जिनका जशपुर के सन्ना थाने के डुमरकोना की यह घटना है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से यह हादसा हुआ। बड़ा दुखद हादसा है। 4 लोगों की हालत गंभीर है, 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं रायगढ़ से भी ऐसी ही खबर आई, जहां बिजली गिरने से 4 मजदूर झुलस गए और चारों को अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार चल रहा है। रायगढ़ में शाम को गरज के साथ हल्की बारिश हुई और शहर से लगे गांव बेलवाटिकरा में बिजली गिरने पर ईंट भट्टे के 4 मजदूर यहां पर झुलस गए। इनमें 3 महिला और 1 पुरुष बताए जा रहे हैं और चारों को अस्पताल में एडमिट किया गया।
रायपुर में रेवेन्यू इंटेलिजेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए 42 करोड़ के सोने चांदी के बिस्किट और रॉड बरामद किए हैं। रायपुर और राजनांदगांव से सोने चांदी के बिस्किट बरामद किए हैं। बता दें आपको, ये सोने चांदी की स्मगलिंग विदेशों से हो रही थी। दुबई से निकलकर ये कोलकाता के रास्ते अवैध सोना छत्तीसगढ़ आता है। रायपुर और इंदौर टीम की ये संयुक्त कार्रवाई है। 42 करोड़ के सोने चांदी के बिस्किट बरामद किए हैं। रेवेन्यू इंटेलिजेंस टीम ने ये कार्रवाई की है और भी खुलासे इसमें हो सकते हैं। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है इसमें। रायपुर और राजनांदगांव से सोने चांदी के ये बिस्किट बरामद हुए हैं। स्मगलिंग यहां पर होती थी। राजनांदगांव के नंदई चौक में मोहनी ज्वेलर्स पर रायपुर की रेवेन्यू इंटेलिजेंस टीम ने छापामार कार्रवाई की। 2 दिन चली छापामार कार्रवाई आज पूरी हुई और आज सुबह 5 बजे के करीब टीम रायपुर रवाना हुई। बता दें आपको, सोना चांदी से जुड़ी तस्करी की शिकायत के बाद टीम ने 1 मई को व्यापारी के घर पर छापा मारा था। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अफसर 5 गाड़ियों में सवार होकर ज्वेलर्स विजय वैद के घर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान किसी को भी घर में आने और जाने की अनुमति नहीं दी गई। टीम ने लगातार कार्रवाई के बाद आज बड़ा खुलासा किया है। बताया कि मोहनी ज्वेलर्स के यहां से 5000 किलो चांदी, 5.5 किलो सोना और 32 लाख रुपए नगद बरामद हुआ है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज की टीम भी रायपुर में इधर पूछताछ के लिए आई थी। जयसराज शांतिलाल वैद जी के यहाँ मोहनी ज्वेलर्स में कुछ रेड किए उनने रेड किए हैं और उसमें पुलिस के सहयोग मांगे थे तो हमने पुलिस स्टाफ दे दिया था। वहाँ से उनको 5 टन के आसपास चांदी और 4.5 किलो सोना और 32 लाख रुपया उनको नगद मिला है। उनने ऐसा बताया अग्रवाल जी ने हमको। तो उस पर से उसको कार्रवाई के लिए किए और उसने बोला रायपुर तक का छोड़वाना है, तो हमने स्टाफ दे दिया और रायपुर पहुंचा के आ गए। गिरफ्तारी तो उनका जब पूछताछ करेंगे, जो उसका हिसाब किताब मांगेंगे, नहीं दे पाएगा तो गिरफ्तारी करेंगे, जो उनका जो प्रोसीजर में होगा। जो बालोद से खबर, जहां एक बेकाबू कार नदी में गिर गई और इस दुखद सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक बालोद से दल्ली जा रहा था। देर रात यह हादसा हुआ बालोद में, जहां कार क्षतिग्रस्त हो गई और इस हादसे में युवक की दुखद मौत हो गई। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बालोद के स्वास्थ्य विभाग में सूचना का अधिकार कानून मजाक बनकर रह गया। आवेदक को 30 दिन बाद भी मांगी गई जानकारी नहीं दी गई। प्रथम अपीली अधिकारी सीएमएचओ से अपील करने के बाद भी जवाब नहीं मिला, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर दुर्ग से, जहां भिलाई विधायक ने मानवता की मिसाल पेश की। विधायक देवेंद्र यादव ने एक मरीज की मदद की। दरअसल विधायक ने एक महिला की बेटी को रोते हुए देखा, जिसके बाद महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए उन्होंने मदद के लिए दी और पायलटिंग करते हुए मरीज को अस्पताल पहुंचाया, बेड भी उपलब्ध करवाया।